नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की बयानबाजी हो या पूर्वी एशिया में हिंसक हमले, अफ्रीका में मुश्किल में घिरे देश हो या यूरोप के सामने खड़ा बड़ा सवाल कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा रहेगा या नहीं, दुनिया भर की खबरें और स्पेशल सेगमेंट्स को समेटकर हम हाजिर हैं आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हिलेरी को मिला ओबामा का समर्थन। बताया राष्ट्रपति पद का सबसे काबिल उम्मीदवार। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और उपराष्ट्रपति जो बिडेन भी आए हिलेरी के पक्ष में। सऊदी गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट से हटाने पर छलका बान की मून का दर्द। कहा फंड रोकने की धमकी के चलते संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सूची से हटाया नाम। लीबियाई सेना ने सिर्त शहर को आईएस के चंगुल से कराया आजाद। सीरिया में आईएस के नियंत्रण वाले माम्बिस शहर के आखिरी रास्ते पर भी सेना का कब्जा। दराया में 4 साल बाद पहुंची मदद। ब्रिटेन में गरमाया यूरोपीय संघ छोड़ने का मुद्दा। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की चेतावनी। जॉन मेजर और टोनी ब्लेयर ने कहा ईयू से निकले तो देश की एकता पर पड़ेगा असर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सोवेटो विद्रोह की 40वीं वर्षगांठ पर छलका लोगों का दर्द। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता ने विश्व पटल पर रखा रंगभेद का कड़वा सच। तो ये थी बड़ी खबरें और अब शुरुआत अमेरिका की खबरों से, जहां हिलेरी क्लिंटन ने आखिरकार रच दिया इतिहास। तो अमेरिका में पहली बार रचा जा रहा है इतिहास। अमेरिका के 240 सालों के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रमुख राजनीतिक दल के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन रही हैं। यही नहीं, हिलेरी क्लिंटन के लिए अच्छी बात यह है कि जहां ओबामा ने खुले तौर पर उन्हें अपना समर्थन दे दिया है, तो वहीं बर्नी सैंडर्स भी हिलेरी के पक्ष में ही दिख रहे हैं। हालांकि वॉशिंगटन डीसी की आखिरी प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स हिस्सा लेने से पीछे नहीं हटे हैं। व्हाइट हाउस के लिए डेमोक्रेट की ओर से उम्मीदवारी की जंग जैसे ही निर्णायक दौर में पहुंची तो विरोधियों को चित करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मैदान में कूद पड़े। हेली द्वारा उम्मीदवारी हासिल करने के लिए जादुई आंकड़े को पार करने के बाद ओबामा ने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से मुलाकात की। बराक ओबामा ने कभी खुद उनकी प्रतिद्वंदी रही हिलेरी क्लिंटन के समर्थन का ऐलान कर दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात में जहां सैंडर्स ने हिलेरी के समर्थन का वादा किया, तो वहीं खुद ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन को पहली महिला के रूप में इस जादुई आंकड़े को छूकर इतिहास रचने की बधाई दी। I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. हालांकि समर्थन के ऐलान के बावजूद सैंडर्स मंगलवार को होने वाली वाशिंगटन डीसी के अंतिम प्राइमरी में भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। हार के बावजूद अंतिम दौर तक बने रहने से सैंडर्स अपनी उदारवादी नीतियों की लड़ाई को जारी रखने के संदेश दे रहे हैं। हेली को ओबामा और सैंडर्स का साथ मिला तो नए चेहरे भी तुरंत उनके साथ खड़े हो गए। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और उपराष्ट्रपति जो बिडेन भी हेली के पक्ष में खड़े हो गए। वॉरेन ने खुद को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए पेश भी कर दिया। बढ़ते समर्थन से गदगद हेली ने सभी का आभार व्यक्त किया। Everything from fighting terrorism to preventing the spread of nuclear weapons to climate change negotiations to obviously the Bin Laden operation, and through it all, my esteem for him just kept growing, and it means the world to me. न्यू जर्सी और न्यू मैक्सिको में निर्णायक जीत के बाद हेली ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी घोषित कर दी थी। बाद में उन्होंने जरूरी डेलीगेट्स जुटाने का दावा भी पेश कर दिया। हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा आधिकारिक रूप से जुलाई में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। डेमोक्रेट हेली व रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त से ये लगभग साफ है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होगा। जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश कुछ खास पलों के साक्षी बनते हैं, तो विश्व भर की नजरें उन्हीं पर टिकी होती हैं। और ऐसा ही विशेष अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। तालियों की गड़गड़ाहट ने यह साबित कर दिया कि उनके संबोधन ने सबको अभिभूत कर दिया था। 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते, दृढ़ता और आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए दौर का आगाज था। इस ऐतिहासिक पल को अंजाम देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को लोकतंत्र का मंदिर बताया,
जिसने दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को पुरानी लाचारियों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य की बुनियाद बेहद मजबूती से रखी गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने भारत के पड़ोस में पनपने वाले आतंकवाद पर चिंता जताते हुए कहा, शांति में विश्वास रखने वाली पूरी मानवता को इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। The need of the hour is for us to deepen our security cooperation and base it on a policy that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि दर दोनों देशों के लिए समृद्धि के नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। In every sector of India's forward march, I see the US as an indispensable partner. Many of you also believe that a stronger and prosperous India is in America's strategic interest. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वैश्विक परिदृश्य में प्रभुत्व की जगह सहयोग, अलगाव की जगह जुड़ाव, वैश्विक साझा हितों और मूल्यों का सम्मान, विशिष्ट की जगह समावेशी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों के अनुपालन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। कैपिटल हिल से विश्व को भी संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने सुधारात्मक विचार, जैसे कि समाज के लिए सिर्फ धन दौलत और संपदा न बनाकर नैतिक मूल्यों का भी निर्माण हो, सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभ पर भी विचार हो, न सिर्फ अच्छी कार्यप्रणाली के लिए बल्कि साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार हो, न सिर्फ लोगों के अच्छे भविष्य के लिए सोचें बल्कि संयुक्त मानवीय और समृद्ध विश्व के सेतु के रूप में कार्य करें पर भी अपने विचार पेश किए। प्रधानमंत्री के संबोधन का अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने करतल ध्वनि के साथ जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से अभिभूत होकर अमेरिकी कांग्रेस ने कई बार प्रधानमंत्री के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई और कई अमेरिकी सांसद प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेते नजर आए। पेरू में पूर्व बैंकर पेड्रो पाब्लो कुजिंस्की ने कड़े मुकाबले में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। कुजिंस्की को 50.12% मत मिले, जबकि नरसंहार के मामले में कारावास की सजा पाने वाले पूर्व राष्ट्रपति की बेटी कीको फुजिमोरी को 49.88% वोट मिला। कुजिंस्की 28 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे। बॉक्सिंग के महान खिलाड़ी और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द ग्रेटेस्ट के नाम से मशहूर मोहम्मद अली को शुक्रवार को उनके गृहनगर लुईविल में सुपुर्दे खाक किया गया। अपने चहेते बॉक्सर को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग पहुंचे। अली का 3 जून को निधन हो गया था, तो मोहम्मद अली को दी गई अंतिम विदाई। लेकिन यमन में बच्चों को बचाने की कोशिश में है संयुक्त राष्ट्र। इतिहास गवाह है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। यमन में भी सऊदी गठबंधन हुसी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने इसे मासूम बच्चों की ही खातिर ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों। सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, सूडान और बहुत सी दूसरी जगहों पर रह रहे लाखों बच्चे भूख से बिलखने ना पाएं, कहीं उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तड़पना ना पड़े। इसी डर के चलते संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब गठबंधन सेना के नाम को अपनी ब्लैक लिस्ट से फिलहाल हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि गठबंधन देशों ने विभिन्न कार्यक्रमों को दिए जाने वाले फंड को रोकने की धमकी दी थी, लिहाजा मजबूरी में ये पीड़ादायक कदम उठाना पड़ा है। सऊदी गठबंधन को काली सूची से निकालने पर भीषण प्रतिक्रिया हो सकती है। हालांकि सऊदी अरब ने ऐसे किसी भी आरोप का खंडन किया है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के दूत ने कहा कि उनके देश ने कभी फंड रोकने की धमकी नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा है कि यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा सऊदी गठबंधन मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। युद्ध के नियमों को ताक पर रखते हुए गठबंधन के हमलों में मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले साल यमन में 60% बच्चे गठबंधन हमलों में मारे गए या घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया था कि बच्चों को सेना में भर्ती करने और सशस्त्र बलों द्वारा उनके इस्तेमाल करने की घटना में 5 गुना इजाफा हुआ है।
2014 के मुकाबले 2015 में बच्चों के मारे जाने और घायल होने की दर में 6 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल गठबंधन के हमलों में 510 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 667 बच्चे जख्मी हुए थे। वहीं हौसी विद्रोहियों के हमलों में 142 बच्चों की मौत और 247 घायल हुए हैं। पिछले साल हौसी विद्रोहियों द्वारा यमन सरकार को राजधानी सना से खदेड़ दिए जाने के 2 महीने बाद मार्च में सऊदी अरब और अन्य 9 देशों ने यमन में हमला बोल दिया था। इस गठबंधन को अमेरिका और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल है। विद्रोहियों और सेना की लड़ाई के बीच सीरिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग भूख से मरने को मजबूर हैं और ऐसी एक जगह है सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास बसा दराया शहर, जो 2012 से नाकेबंदी का शिकार है और जहां अब जाकर राहत सामग्री पहुंची तो है, लेकिन बमबारी के साए में। 4 साल से भूख जिंदगी को निवाला बना रही थी। खाने, दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों से लदी ट्रक जब उनके बीच पहुंची तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। दंदनाते ट्रक जब गलियों में घुसे तो बहुत सी आंखों से खुद ब खुद आंसू छलक आए। ये खुशी के आंसू थे। निराशा होकर मौत का इंतजार करने वाले भी दौड़े दौड़े ट्रकों के पास पहुंच गए। लोगों की गुजारिश देखकर राहत सामग्री बांटने वाले तक पिघल गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास बसे दराया शहर की सुबह कुछ ऐसी ही थी, लेकिन शाम होते होते नजारा बदल गया। खुशी में छलके आंसू बहुत जल्द ही पीड़ा, दर्द और तकलीफ में तब्दील हो गए। सेना ने उन इलाकों में बम बरसाए जहां इमदाद पहुंचाई जा रही थी। सेना करीब 3 घंटे तक बैरल बम बरसाती रही, जो समझ से परे है। आखिर इजाजत देने के बाद सीरियाई सरकार इतनी बेरहम क्यों हो गई? 4000 से 8 की आबादी वाला दराया 2012 से नाकेबंदी का शिकार है। दरअसल 2011 में हुए प्रदर्शन के दौरान यहाँ के लोगों ने असद सरकार की सेना को खदेड़ दिया था, जो इनके लिए जी का जंजाल बन गया। तभी से इनकी नाकाबंदी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया के 19 इलाकों में अब भी घेरेबंदी है। इनमें करीब 5 लाख लोग रहते हैं। 16 इलाकों को विद्रोहियों या आतंकवादियों ने घेर रखा है। वहीं 3 इलाकों की सरकार ने नाकेबंदी कर रखी है। दोनों पक्ष नाकेबंदी किए गए इलाकों के लोगों को भूख से मारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सीरिया में सशस्त्र संघर्ष जारी है। सबके अपने अपने मुफाद हैं। अमेरिका और रूस की मदद से ये लोग इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में आए इलाकों को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में सीरियाई सेना ने आईएस के नियंत्रण वाले माबी शहर के आखिरी रास्ते पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते सेना ने शहर पर घेरा बढ़ाकर आईएस को अलग थलग कर दिया था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने रक्षा मंत्रालय के करीब गोलीबारी कर 4 लोगों को मार डाला। हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके जवाब में इजराइल ने शहर में दाखिल होने के लिए 83,000 फिलिस्तीनियों के अनुमति पत्र को रद्द कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इस कदम की निंदा की है। बांग्लादेश में 3 दिनों के भीतर 2 हिंदू पुजारियों की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार को सैर पर निकले हिमायतपुर धाम आश्रम के 60 साल के नित्य रंजन पांडे की हमलावरों ने हत्या कर दी। इससे पहले मंगलवार को आतंकी संगठन आईएस ने एक 70 साल के पुजारी की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश में पिछले साल से इस तरह के हमलों में इजाफा देखा गया है। बांग्लादेश में आईएस उठा रहा है सिर, तो लीबियाई सेना का सिर्त शहर में आईएस को कुचलने का दावा। लीबिया की सेना ने भीषण लड़ाई के बाद तटीय शहर सिर्त को आतंकी संगठन आईएस के कब्जे से आजाद कराने का दावा किया है। इराक और सीरिया के बाहर सिर्त आईएस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। सेना ने आईएस के ठिकानों पर बम बरसाए, जबकि नौसेना बंदरगाह से मिसाइल दागे। सेना ने पिछले महीने शहर को छुड़ाने का अभियान शुरू किया था। एक आजाद देश के नागरिक अधिकारों के साथ सम्मान की जिंदगी जीने का सपना देखते हैं और ये उम्मीद और भी बुलंद हो जाती है अगर ये आजादी 3 दशक के लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुई हो। लेकिन अफसोस, अफ्रीकी देश एरिट्रिया के नागरिक कहने को तो स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन अपनी ही सरकार की गुलामी को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट तो यही बताती है।
भूमध्य सागर की उफनती लहरों में भले ही नौकाओं का समा जाना आम बात हो, लेकिन मजबूरी, बेबसी, लाचारी ऐसी है कि दुश्वारी भरे इस रास्ते पर जिंदगी भी कुर्बान है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अच्छे दिन आ जाएं। मौत को दावत देते भूमध्य सागर के इन रास्तों से गुजरने वाले हजारों लोगों में एरिट्रिया के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सरकारी उत्पीड़न और यातनाओं से तंग आकर अपने घरों को अलविदा कह दिया है। अफ्रीका के बेहद गरीब देश एरिट्रिया पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कैद, जबरन लापता कर देना, हत्या, बलात्कार की बढ़ती समस्याओं के कारण लोगों का एक बड़ा तबका देश छोड़कर यूरोप की ओर रुख कर रहा है। सेना में जबरन भर्ती एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते हर साल 5000 लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होते हैं। हालांकि सरकार देश छोड़कर भागने वालों को रोकने के लिए देखते ही गोली मार देने की नीति पर काम कर रही है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। एक चश्मदीद के मुताबिक वायुसेना की जबरी रंगरूटों को वायुसेना प्रमुख के बागीचे में काम करना पड़ता है। उन्हें इसके लिए किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है और इनकार करने पर जेल में ठूंस दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से 4 लाख लोगों को दास बनाकर रखा गया है। सरकार की मंशा जनता के मन में दहशत पैदा कर उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करना है। संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। 3 दशक की लंबी जंग के बाद एरिट्रिया 1991 में इथोपिया से आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद से ही इसियास अफेवेरकी राष्ट्रपति पद पर काबिज हैं। 1997 में बने संविधान में बहुदलीय व्यवस्था को जगह मिली, लेकिन मूल रूप से इसे लागू नहीं किया गया। यहाँ एक ही पार्टी का शासन चलता है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में एरिट्रिया उत्तर कोरिया से भी नीचे है। सालाना प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी $480 है। हालांकि एरिट्रिया ऐसे आरोपों का खंडन करते हालात को अनुकूल बताता है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा रहेगा या नहीं, इसका जवाब 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह के बाद मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों टोनी ब्लेयर और जॉन मेजर ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय संघ ब्रिटेन से निकला तो देश की एकता संकट में पड़ जाएगी। पेरिस में हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप में इंग्लैंड और रूस के मैच के बाद दोनों टीमों के प्रशंसक आपस में भिड़ गए। बड़े पैमाने पर मारपीट और तोड़फोड़ हुई, जिसमें करीब 19 जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जाती है। दोनों टीमों का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा था। इसी बीच किसी रूसी समर्थक ने ब्रिटेन का झंडा फाड़ दिया, जो झगड़े की वजह बन गया। फ्रांस में नए श्रम कानूनों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को इससे राष्ट्रीय एयरलाइंस के कर्मचारी भी जुड़ गए। उन्होंने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान करते हुए अपनी 30% उड़ानों को रद्द कर दिया और इसका असर यूरो कप देखने आने वाले प्रशंसकों पर भी पड़ सकता है। जोहानिसबर्ग में एक शहर है सोवेटो, जो विश्व भर में सुर्खियों में आया 16 जून 1976 को। और उस दिन जो हुआ, उसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ विरोध की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ उस दिन और क्यों वो कहलाता है सोवेटो विद्रोह। 16 जून 1976, वो तारीख जब जोहानिसबर्ग में सोवेटो शहर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे 20,000 स्कूली बच्चों पर पहले कुत्ते छोड़ दिए और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हर ओर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के माहौल में कितने ही मासूम बच्चों की छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जबरदस्त संघर्ष हुआ। 3 दिनों में 170 लोगों की जानें चली गई। हालांकि माना जाता है कि कई सौ बच्चों ने इस हिंसा में अपनी जान गंवाई थी। कितनी ही माओं की गोद सूनी हो गई। कितने ही बच्चे जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। ये मासूम बच्चे अफ्रीकान भाषा को स्थानीय काले स्कूलों में अंग्रेजी के साथ पढ़ाने की भाषा बनाए जाने के लिए बाध्यकारी आदेश का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अफ्रीकान, जिसे दमनकर्ताओं की भाषा के रूप में देखा जाता था।
उस दिन रंगभेद के खिलाफ उठी ये विरोध की आवाज जल्द ही पूरे देश के शहरों में फैल गई। इस हिंसक विनाश लीला ने रंगभेद नीति के तहत अन्यायपूर्ण कृत्यों से उपजे सवालों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस संबंध में प्रस्ताव 392 पारित किया, जिसके अनुसार रंगभेद नीति मानवता के खिलाफ एक अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सोवेटो विद्रोह के नाम से प्रचलित ये छात्र आंदोलन रंगभेद को उखाड़ फेंकने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस जुलूस में जो सबसे पहला और युवा छात्र मारा गया था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। पीटरसन ने अपने एक साथी की बाहों में दम तोड़ा था और उसकी तस्वीर दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के शासन के खिलाफ उस पूरे संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। हर साल 16 जून को उस आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है, लेकिन इस बार पहली बार इसकी 40वीं वर्षगांठ पर संधि की पहल की जा रही है। अश्वेत छात्रों और श्वेत सैन्य कर्मियों की संधि। इसके लिए शनिवार को एक संधि मार्च निकाला गया, लेकिन वहीं दक्षिण अफ्रीकी समाज में रंगभेद और जातीय विभाजन की लकीरों के निशान एक बार फिर उभर आए हैं। हालांकि कई लोग इस पहल को भविष्य के लिए एक वास्तविक संधि की दिशा में एक उम्मीद की किरण भी मान रहे हैं। जिंदगी में संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन ये संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है अगर आप एक महिला हैं, और वो भी इजराइल जैसे देश में जहां परिवार, समुदाय या समाज से महत्वाकांक्षी महिलाओं को सहयोग कम ही मिलता है। आज कहानी अरब मूल की एक लड़की हनीन राडी की, जो सभी पाबंदियों की बेड़ियों को तोड़कर अपना मैराथन दौड़ने का सपना पूरा कर रही हैं और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। वो अपने सपनों की उड़ान को परवान देना चाहती है। घंटों पसीना बहाकर भी थकती नहीं। वो दौड़कर मर्दों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है। यही बात उन पुराने ख्याल के मर्दों को पसंद नहीं, जो औरत को कमतर मानते हैं और समाज के स्वघोषित ठेकेदार हैं। इजराइल में अरब मूल की ये लड़की केवल मैराथन ही नहीं दौड़ती, बल्कि समाज में एक मुकाम भी हासिल करती है। हनीन राडी की ये काबिलियत इजराइल के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं। इस्लाम नहीं, कट्टरपंथियों के फिलासफी में औरतों को ऐसे कामों में शिरकत नहीं करना चाहिए, और इसके लिए वे हवाला देते हैं इस्लाम के कानून की। हनीन महज शौकिया नहीं दौड़ती। तेल अवीव मैराथन में इन्हें तीसरा स्थान भी हासिल हुआ, लेकिन अफसोस हनीन तेल अवीव जैसी किसी भी जगह दौड़ सकती हैं, लेकिन अपने पैदाइश वाले शहर में नहीं। मैराथन में स्थान हासिल करने के लिए हनीन को अभ्यास के लिए रात में उस वक्त पसीना बहाना पड़ता है जब स्टेडियम में मर्दों का आना जाना ना हो। बावजूद इसके हनीन के गाड़ी पर हमला होता है, घरों पर गोलियां दागी जाती हैं। बस खुशी की बात यह है कि आज वो अकेले नहीं, करीब 50 महिलाएं उनके साथ हैं अपने सपनों की उड़ान को सच्चाई की जमीन देने के लिए। प्रगतिशील सोच रखने वाली इन महिलाओं का दर्द ये भी है कि स्थानीय पुलिस इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। हालांकि ये पूरी तरह कानून व्यवस्था का ही मसला नहीं है। कहा यह भी जाता है कि यहूदी बाहुल इजराइल मुस्लिम समुदाय के अंदर ही पनपने वाले इस असंतोष को नजरअंदाज कर रहा है। वैसे कारण जो भी गिनाए जाएं, लेकिन इतना तय है कि प्रवासों पर पाबंदी लगाना कहीं से भी इंसानियत के दायरे में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हनीन राडी के जज्बे को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आती हैं कि चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु नहीं भागूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग में 16 जून से खुलने वाले डिज्नीलैंड की कुछ रोचक तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का मजा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।